सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको मार्क्सवाद के खंडन वाले अध्याय मार्क्सिज्म डिस्ट्रॉयड नाम से जो एपिसोड चल रहा था, तो उसके अगले भाग में ले जा रहा हूँ, जिसमें कार्ल मार्क्स की रचना है दास कैपिटल। उसमें वेज लेबर एंड कैपिटल नाम के अध्याय में बतलाते हैं। तो उनके एक वक्तव्य का आज हम विश्लेषण करते हैं। तो वे एक जगह कहते हैं, कैपिटल कैन ओनली इंक्रीज बाय एक्सचेंजिंग इटसेल्फ फॉर लेबर पावर, बाय कॉलिंग वेज लेबर टू लाइफ। द लेबर पावर ऑफ द वेज वर्कर कैन ओनली बी एक्सचेंज्ड for capital by increasing capital, by strengthening the power whose slave it is. Hence, increase of capital is increase of the proletariat, that is of the working class. अर्थात कह रहे हैं कि पूंजी सिर्फ तभी बढ़ सकती है जब उसका जो श्रम शक्ति है उससे उसको बदल दिया जाए। यानी श्रम शक्ति ही बदल करके पूंजी बनती है। और वह जो है जीवित श्रम होता है, जो जीवन मतलब देता है श्रमिकों को, और वह जो श्रम शक्ति है तो उसमें जो श्रम की कीमत होती है, यानी जो मजदूरी होती है, तो जो मजदूर होते हैं वह पूंजी के द्वारा एक्सचेंज होते हैं और पूंजी को बढ़ाते हैं। तो और पूंजी को वो मजबूत करते हैं, जिसके कि वे स्वयं ही दास होते हैं। यानी जैसे जैसे पूंजी को वे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे इस प्रकार के दास यानी सर्वहारा वर्ग, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये इस तरह के जो श्रमिक होते हैं, इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ये कहा है। तो एक सिचुएशन में तो यह बात समझ में आती है, लेकिन अन्य भिन्न सिचुएशन जब होते हैं, भिन्न परिस्थिति जब होती है, तो यह बात जो है बेमानी हो जाती है। इनके हिसाब से पहली बात तो यह है कि यह यहाँ पर इसलिए यह कह रहे हैं कि यह एक पूंजी को, कैपिटल को, यह जो है यह एक सीमित मान रहे हैं, जबकि पूंजी सीमित नहीं है। पूंजी असीमित है। यह तो आपके विज्ञान और तकनीक पर निर्भर करता है कि कितनी आप पूंजी का प्रयोग कर लें। पृथ्वी की ही पूंजी पूंजी नहीं है। चांद पर भी लोग अब एक्सप्लोर कर रहे हैं, और वहाँ भी चीन ने, अमेरिका ने और यूएसएसआर ने, इन सबों ने वहाँ से कैसे धन प्राप्त किया जा सकता है, वहाँ कैसे कॉलोनी बसाई जा सकती है, वहाँ के रिसोर्स का कैसे उपयोग कर सकता है, इस पर भी शोध कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कर लेंगे। इनका कहना है कि मात्र अब 10 वर्ष के भीतर में वैसा कर लेंगे। तो इस चीज़ को मार्क्स विजुअलाइज नहीं कर पाए थे, इसकी कल्पना नहीं कर पाए थे। और मार्स पर भी ऐसा होगा। तो यानी बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिन सब का उपयोग हम कर सकते हैं, ऐसे संसाधन हैं। तो वे संसाधन जो हैं, तकनीक के कारण उन संसाधनों का जब उपयोग किया जाता है तो वो पूंजी में बदल जाते हैं। हम भिन्न भिन्न वस्तुएं उनसे बनाते हैं, और भिन्न भिन्न वस्तुओं को बनाने के कारण जो हमारे लिए उपयोगी हैं, तो वे एक पूंजी का निर्माण करते हैं।
तो इस चीज़ को मार्क्स नहीं समझा था। मार्क्स ने समझ लिया कि बस पूंजी जो है, जो यहाँ पर है, वह सीमित है और एक के पास चली गई तो दूसरे के पास घट जाएगी। लेकिन यह नहीं सोच सकते हैं कि एक के पास बढ़ जाएगी तो दूसरे के पास भी बढ़ सकती है, पूंजी स्पिल ओवर होती रहेगी। तो और आज जो इकोनॉमिक्स में जो इतिहास देखा गया है, आज से 200 वर्षों का इतिहास देखा जाता है, तो पाया जाता है कि गरीबी घटी है, यानी लोगों के पास धन बढ़े हैं पहले की अपेक्षा। हाँ, उनकी आपस की जो दूरी है वह जरूर बढ़ी है, उस मामले में तो गरीबी बढ़ी है आपस के बीच में। लेकिन अगर हम पहले के ज़माने के हिसाब से, पहले के ज़माने के जो गरीब थे और आज के जो गरीब है, इनकी तुलना करेंगे तो आज जो है ये वे गरीब जो है अमीर है। यानी समाज ने धन ज़्यादा ग्रहण किया है, पूंजी ज़्यादा बनाई है, ज़्यादा वस्तुएं बनाई है। अब पक्के मकान है, आज से अगर आप 200 वर्ष पहले देखें तो पक्के मकान बहुत कम लोगों के थे, वाहन बहुत कम लोगों के पास थे। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें बढ़ी है, सुविधाएं बहुत बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि एक के पास पूंजी चली गई तो बाकी लोग की पूंजी घट जाएगी उससे, जैसा कि मार्क्स सोच रहे थे। एक बात। दूसरी बात, ये यह सोच रहे हैं कि जो पूंजी जो है ये मजदूर वर्ग को तैयार करती है और मजदूरी के कारण ही पूंजी तैयार होती है, जो लिविंग लेबर है। लेकिन नॉन लिविंग लेबर भी हो सकता है, यानी जो श्रम जो है वह जीवित प्राणी ही करे, कोई जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि जीवित प्राणियों से ही श्रम कराया जाए, कि हम बैलों से इकट्ठे हैं, ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर में हम ड्राइवर को ही बैठा करके ले, कोई जरूरी नहीं है, हम रोबोट बैठा के चला सकते हैं। यानी वह जो श्रम है, श्रम शक्ति, कोई जरूरी नहीं है कि जीवित प्राणी के द्वारा ही हो। आज बहुत सारे मशीनें, हैवी मशीनें बन गई हैं, ऑटोमेटिक मशीनें सब आ गई हैं, उनको चलाने वाले रोबोट सब आ गए हैं, बहुत भारी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर सब विकसित हो गए हैं, जो उस वक्त मार्क्स ने परिकल्पना भी नहीं की थी। तो वैसे टेक्नोलॉजी ने विकसित कर दिए हैं, जो ऑटोमेटिक मोड पर चल रहे हैं और कंप्यूटर और रोबोट्स के द्वारा चलाए जा रहे हैं। और तो और एंड्रॉयड भी आ गए हैं। तो ऐसे आ गए हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकसित होती चली जाएगी। उसमें हम देखते चले जाएंगे कि ये जो भारी मशीनें हैं और भारी कंप्यूटर्स हैं, रोबोट्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब धीरे धीरे लेबर पावर, लिविंग लेबर पावर को रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। यानी अब सामान्य लोगों को अब काम नहीं मिल रहा है, मजदूरों की छंटनी हो रही है, उनके स्थान पर ये मशीनें, रोबोट्स, कंप्यूटर, ये सब काम कर रहा है। तो यह सोचना कि ये जो है लिविंग लेबर है, यही कैपिटल को गेन कराता है, तो यह एक दूसरी भूल थी मार्क्स की। ऐसी बात नहीं है कि लिविंग लेबर ही कराएगा। नॉन लिविंग लेबर जो हैं वे भी बढ़ा सकते हैं पूंजी को, वे भी उत्पादन कर सकते हैं, वे भी चीज़ें बना सकते हैं। इसके लिए कोई मजदूर रखने की, किसी कलाकार को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद फिर कहते हैं कि जितनी ज़्यादा पूंजी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा मजदूर वर्ग बढ़ेगा। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पूंजी बढ़ेगी तो मजदूर वर्ग बढ़ेगा। पूंजी बढ़ने से मजदूर वर्ग के बढ़ने का मतलब नहीं है। आबादी बढ़ सकती है, इस बात को कहा जा सकता है, वह भी एक विशेष परिस्थिति में। ऐसा नहीं है कि आबादी भी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अनलिमिटेड ग्रोथ नहीं यहाँ हो सकता है। प्रकृति जो है सदैव जो है संतुलन बनाती है। ऐसा नहीं है कि आप असीम जो है फैलाव करते चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी की एक सीमा रेखा आ जाएगी। कई तरह के रोग आ जाएंगे, उससे लोग मर जाएंगे, आपस में लड़के मर जाएंगे। तो यहाँ पर जो है कई तरह की भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार पूंजी बढ़ाते जाएं तो आबादी बढ़ाते जाएं, और उसमें भी फिर यह कहना कि सिर्फ मजदूरों की आबादी बढ़ेगी ज़्यादा, तो यह भी एक जो है एक मैं कहूँगा कि
यह जो है एक नाइटमेयर है, वो एक डरावना सपना जैसा है मार्क्स का, जो वे सोचते हैं कि यह जो है धीरे धीरे पूंजी का अधिग्रहण होता चला जाएगा बड़े से बड़े लोगों के बीच में। फिर जो है जो छोटे छोटे पूंजीपति हैं वे जो है मजदूर वर्ग में बन जाएंगे। फिर धीरे धीरे जो बड़े पूंजीपति हैं वे भी मजदूर बन जाएंगे। अंत में कुछ चुनिंदे 8-10 ही जो है वही पूंजीपति रह जाएंगे। तो इस तरह की परिकल्पना मार्क्स ने की है कि अंततः जो है सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पूंजी का, एक के हाथ में ही केंद्रित हो जाएगी पूंजी। इस तरह की अवधारणा उनके मन में थी, जबकि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता हुआ नहीं देखा गया है। इतिहास मार्क्स के बाद से का जो इतिहास देखते हैं तो ऐसा नहीं पाते हैं कि एक ही दो पूंजीपति रह गए, ऐसा नहीं है। पूंजीपतियों की भी संख्या बहुत बड़ी है आने वाले समय में, अरबपतियों की, खरबपतियों की, सबकी संख्या बड़ी है, करोड़पतियों की संख्या बड़ी है, लाखपतियों की भी संख्या बड़ी है। तो ये सभी संख्या बड़ी है। हाँ, मजदूरों की भी, गरीबों की भी संख्या बड़ी है। जब आबादी ही बहुत बढ़ गई तो सबकी संख्या बढ़ गई। जिनको भी हम लोग बहुत गरीब भी कह रहे हैं तो उनको भी शिक्षा, या मध्यम वर्ग कहा जा रहा है, तो उनको भी शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासीय और भोजन पानी हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और उनका भी जीवन स्तर ऊपर उठा है। तो एक तरफा जो है कि वो उनका जो है पतन ही हो जाएगा और सारे मजदूर से मजदूर हो खाली। और प्रोलेटेरिएट ये किसको कह रहे हैं? सर्वहारा वर्ग कह रहे हैं किसको? जो सिर्फ भोजन करता है और बच्चे पैदा करता है, बस मजदूर है, जिसे स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं है, आवासीय सुविधाएं भी नहीं है, खाने पीने और पहनने की भी सुविधाएं नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, इस तरह की चीज़ें हम नहीं देख रहे हैं। पढ़ने लिखने के लिए भी, गरीब से गरीब वर्ग को पढ़ने के लिए भी कल्याणकारी सरकारें हैं, वे ऐसा करते हैं कि उनके पास वोट पावर तो है ना भाई, सरकार तो है, वो वोट पावर से भी चलती है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा वोट नहीं मिलेगा। तो उनके लिए भी शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं की गई हैं। हाँ, यह जरूर कहा जाएगा कि वह पर्याप्त नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है। उनके पास भी धन है लेकिन वह पर्याप्त नहीं। लेकिन अगर हम मार्क्स के जमाने के जो मजदूर हैं उनकी तुलना आज के मजदूरों से करें तो हम पाते हैं कि आज के मजदूर बेहतर हुए हैं। उस समय के जो गरीब हैं और आज के जो गरीब हैं उनकी तुलना करें तो पाते हैं कि आज के गरीब बेहतर हुए हैं। तो लेवल तो सबका ऊंचा उठा है। तो ये मार्क्स का यह एक जो है एक डरावना सपना था, जिस हिसाब से वे कहते हैं, और आर्थिक रूप से वे बिल्कुल ही तथ्यों पर खरे नहीं उतरते हैं। जो ऐतिहासिक तथ्य हम लोग को, आर्थिक जगत के जो ऐतिहासिक तथ्य हम लोग के सामने आते हैं, तो वे इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं मार्क्स की बातों का। इस तरह से मार्क्स के ये जो सिद्धांत हैं ये थोड़े बहुत सही हैं, यह नहीं है कि बिल्कुल ही गलत हैं, लेकिन 10% ही सही हो पाते हैं। 90% जो है ये जो है सही नहीं, खरे नहीं उतर पा रहे हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।